नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश। आज मेरे साथ जुड़े हैं अजीत भारती जी, एडिटर और को फाउंडर हैं डू पॉलिटिक्स में, देश के जाने माने पत्रकार हैं और बिहार के मूलतः रहने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी और बिहार का इलाका है, ये जो गंगा के मैदान है, यहाँ पे नौकरियों की, यहाँ पे पलायन की, यहाँ की सामाजिक सोच की क्या संरचना है जो इस इलाके को पुनः जो है विकसित नहीं होने दे रही है, और आखिर यहाँ की पॉलिटी या सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं कि हम जैसे कि अगर साउथ की बात करें, तमिलनाडु या गुजरात की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, उसके जैसा विकास यहाँ पे क्यों नहीं हो पाया है इतने दशकों में। सो अजीत जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। अजीत जी, जब हम यूपी और बिहार को देखते हैं, हालांकि जब हम यूपी की बात करते हैं तो पश्चिमी यूपी से लेके एकदम ईस्टर्न बिहार तक बहुत परिवर्तित हो जाती हैं चीजें, लेकिन एक ओवरऑल एक ही बेल्ट है और यहाँ की समस्याएं भी काफी हद तक कॉमन है। सो यहाँ पे अभी क्या समस्या है कि लोग इतना पलायन क्यों करते हैं, खास तौर पे सेंट्रल यूपी से, ईस्टर्न यूपी से और बिहार से इतना ज्यादा पलायन क्यों है बाहर? पलायन का, आप अभी गंगा वाले बेल्ट की बात कर रहे थे, तो गंगा का जो इनफैक्ट मिडिल बिचला प्लेन है, जिसमें लगभग यूपी और बिहार के 60 से ज्यादा जिले आते हैं। पलायन का इतिहास उसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 250 साल पुराना है। मतलब 19वीं शताब्दी के पहले क्वार्टर से जो है वहां पे पलायन होता था, और नॉर्मली उसका रीजन तब भी वही था जो आज है। अंडर डेवलपमेंट, अशिक्षा हो गई, बाढ़ बहुत ज्यादा आता था, बाढ़ के कारण पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। ये सारी चीजें जो है उस टाइम पलायन को ये करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद उस पूरे मतलब सिचुएशन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। बदलाव इसलिए भी नहीं आया कि जैसे बिहार की अगर मैं बात करूं, 65 या 70 तक बिहार जो है इस देश के टॉप जीडीपी कंट्रीब्यूटिंग राज्यों में आता था। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर कर रहा था राज्य। उसके बाद से फिर पॉलिटिकल विल कह लीजिए या इनएक्शन, लैक ऑफ विल कह लीजिए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिहारियों की क्या हालत है। माइग्रेशन के बारे में, आउट माइग्रेशन के बारे में बात करूं तो यूपी जो है भारत में सबसे ज्यादा, मतलब परसेंटेज वाइज, अपने राज्य से बाहर भेजता है लोगों को। कारण वही है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी अपने स्टेट में, जिसके बारे में हम लोग जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी उस पर बात करेंगे। बिहार जो है, बिहार के बारे में एक सर्वे था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज शायद है, IIPS करके, उन्होंने किया था कि मोर देन 50% हाउस होल्ड जो है बिहार के, उसमें से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, और एवरेज एज 32 साल है। और उसमें से माइग्रेशन का भी दो पैटर्न है, बिहार और यूपी में भी आप देखेंगे तो। शिक्षा के लिए बच्चे माइग्रेट करते हैं, 19-20 साल के बच्चे जो है वो अपना स्टेट छोड़ते हैं, और वो वहां जाने के बाद जब एक बेहतर शिक्षा पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक बेहतर नौकरी पाना, ज्यादा पैसे वाली नौकरी पाना, वो एक मतलब बाकी लोगों के जो इलाहाबाद में ही रह गए या जो पटना में ही रह गए, उनके अपेक्षा जो है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि उनको एक बेहतर नौकरी मिलेगी। तो उस कारण क्या होता है, और लाइफस्टाइल फिर आप देखेंगे कि दिल्ली की लाइफस्टाइल, यहाँ से जो माइग्रेशन होता भी है, जो मैं बता रहा था 60-62 जिलों की, तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ माइग्रेशन हुआ। पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ पे या तो इंडस्ट्रियल लेबर के रूप में ये लोग जाते हैं, या फिर नॉर्मल आप कह सकते हैं कि जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रहा है उसमें, या फिर एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में ये लोग जाते हैं, और फिर बाकी काम भी करते हैं, जैसे छोटी मोटी फैक्ट्रियां होती है यहाँ पे, सब्जी बेच रहे हैं, इस तरह का भी काम करते हैं। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि बिहार से लगभग 50% हाउस होल्ड से तो लोग जा ही रहे हैं, और उनमें से भी जितने लोग माइग्रेट माइग्रेट करते हैं, 75% लोगों ने ये माना है कि उधर से जब पैसा आता है तो उनकी सोशल कैपिटल जो है अपने समाज में बढ़ती है। पैसा आने से उनके पास बेहतर एक्सेस टू एजुकेशन है। हो सकता है गांव में पहले वो सरकारी स्कूल में भेजते हो, अब वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो इस तरह के एस्पिरेशनल वैल्यू जो एक माइग्रेशन से अटैच कर दी गई सोसाइटी से, और उसकी भी जड़ में वही है कि आपके राज्य में अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए माइग्रेशन का एक एस्पिरेशनल वैल्यू है। अगर अपॉर्चुनिटी होती तो लोग नहीं जाते। फिर मैं एक और
स्टडी कोट करना चाहूंगा जो 2012 के लगभग में बिहार पे हुई थी, कि 30 से 40% माइग्रेशन जो है बिहार में अचानक से 2008 से 12 के बीच जो है धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया था। क्यों? क्योंकि पंजाब में जो लोग जाते थे पहले खेती करने, या हरियाणा में जो जाते थे, अब इनको अपने ही राज्य में रोजगार मिलने लगा था। तो इससे हम कम से कम ये तो डिड्यूस कर ही सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहता, अगर आप उसको एक ढंग का जॉब और पैसा दे दो। बिहार और यूपी जैसे राज्यों की सबसे बड़ी असफलता, बिहार में तो अभी तक, यूपी थोड़ा सुधर रहा है, यूपी के सुधरने का 2-3 कारण है। एक तो उसमें यह है कि नोएडा जैसे सैटेलाइट सिटीज जो है वो एनसीआर में आते हैं, मेरठ तक जो है एनसीआर एक्सटेंड कर रहा है इस तरह से, और फिर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, विदेशी निवेश आ रहा है। कोरोना के समय में भी योगी जी ने काफी मतलब कंपनियों को बुलाया, तो यहाँ पे थोड़ी हालत सुधरती दिखती है, लेकिन बिहार में वो हालत जो है अभी भी सुधरती हुई नहीं दिखती है। और ये मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट केंद्र के काफी एफर्ट्स हैं जो हम आगे बात करेंगे, अभी भी बिहार में कहीं ना कहीं मतलब वही वस्तु स्थिति वही बनी हुई है कि हम वी आर टेकिंग प्राइड इन द फैक्ट दैट वी आर द लेबर कैपिटल ऑफ द इंडिया, और हो सकता है वर्ल्ड भी। गल्फ भी अब लोग माइग्रेट कर रहे हैं बिहार और यूपी से। नहीं, ये बात तो आपने एकदम सही बताई। ये पलायन का बहुत बड़ा यहाँ पे लोगों को कष्ट है। बिहार की बात करें तो वहाँ पे विदेशिया जो गाने कभी बने थे भिखारी ठाकुर के, और बहुत कम लोगों को पता होगा कि बहुत बड़े इलाके में भोजपुरी भाषा का जो प्रचार हुआ वो भिखारी ठाकुर के गानों के कारण हुआ था, खासतौर पे यूपी में, ईस्टर्न यूपी के जो इलाके हैं। लेकिन आप देखिए जो पलायन होता है वो अधिकतर जो है मेल पॉपुलेशन का होता है। जैसे आपने बोला यंग लड़कों का होता है या वर्किंग एज मेंस का होता है। और ये जो हमारा ये जो पूरा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का पूरा कंस्ट्रक्ट है, तो ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के लोग होते हैं इनको लगता है कि दुनिया में सब कुछ बेहतर मिलता है, लेकिन जब वो आते हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में, तो उनके रहने की हालात क्या होती हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, घर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसके बारे में बात थोड़ी कम होती है। तो इसके बारे में आप बताना चाहेंगे कुछ? देखिए, ऐसे कई लोग हैं, मेरे भी गांव में हैं ऐसे लोग। जब मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर करना चाहूंगा कि मैं किस तरह के परिवार से आता हूँ, कहाँ के गांव से आता हूँ, ताकि लोगों को कंटेक्स्ट मिले कि हम और आप जिस दौर में हमने अपना बचपन गुजारा है, यूपी के बारे में आप शायद बेहतर कह पाएंगे। बिहार में मैंने वो दौर देखा है, मेरे माता पिता ने वो दौर देखा है जब बच्चों को माएँ अपने पास नहीं रखना चाहती थी। मैं 4-5 साल का हुआ होऊंगा, पढ़ने लायक हुआ, तो मुझे जो है मेरी माँ ने हॉस्टल जो है वो भेज दिया। और हॉस्टल इसलिए भेजा कि बिहार उस दौर में इस आपराधिक पृष्ठभूमि का और आपराधिक स्थिति का राज्य बन चुका था कि घर लोग जब बनवाते थे तो उसमें चूना या सीमेंट बाहर से नहीं करवाते थे, क्योंकि उससे आपकी प्रोस्पेरिटी जो है वो दिखेगी लोगों को, और फिर आपको एक रैंसम कॉल आ जाए। वहां से मेरे पिता ने, मेरी माँ ज्यादा खुद बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी। उसने कहा कि नहीं, मतलब जो लैंड होल्डिंग है मेरे परिवार की 2 बीघा है, जो शायद पता नहीं 1.25 एकड़ या 1 एकड़ से कम ही होता है, 1 एकड़ में शायद 2.5 बीघा होता है, उतने में संभव नहीं था। फिर भी मेरे पिता ने काफी मेहनत की, सूद पे पैसा लेना, कर्ज लेना, फिर मेहनत करके उनको वापस करना, इस तरह से करके ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मेरे पिता एक लेबरर थे, श्रमिक। अपना खेत होता है, फिर भी लोग जो है और तरीकों से काम करते हैं, पैसा जुटाते हैं, और उसके बाद जो है बच्चों की एजुकेशन फिनांस करते हैं। और वहां से जब मैं बाहर गया, फिर मेरा एक अच्छे स्कूल में सिलेक्शन हो जाता है, सैनिक स्कूल तिलैया। उसकी फीस इतनी हाई थी कि उसके लिए मेरे पिताजी को और भी एफर्ट्स करने पड़े। ही वॉज स्लीपिंग लाइक 4-5 आवर्स, लगातार काम करना, काम काम काम, कृषि से ही रिलेटेड। थ्रेसिंग का काम है, थ्रेसिंग के काम को मोबाइल कर देना कि घर घर जाके किसी का मकई है, किसी का गेहूं है, धान है, उसको थ्रेस करके उसको अनाज देना। इस तरह से जो है मेरी एजुकेशन जो है फाइनेंस हुई। और उस टाइम बिहार में अपहरण एक इंडस्ट्री थी, अपहरण एक फिल्म भी बन चुकी है इसके ऊपर।
तो जब मैं सैनिक स्कूल से 2 महीने की छुट्टी पे गर्मियों में आता था, तो पापा कहते थे गांव मत आया करो, यू बी समवेयर, बुआ के यहाँ चले जाओ, चाचा के यहाँ चले जाओ, ननिहाल चले आओ। क्योंकि वहां दो तरह की समस्या थी। एक तो पता चल जाएगा कि इसका लड़का है तो मेरी मुझे किडनैप कर लेगा कोई, उसको लगेगा कि सैनिक स्कूल में पढ़ा रहा है तो इसके बाप के पास पैसा भी बहुत ज्यादा हो। दूसरा एक पकड़ा हुआ विवाह का एक सिस्टम है जो आप लोगों ने सुना होगा। तो पकड़ा हुआ विवाह का भी उसका भी टेंशन पापा को रहता था कि जो है पकड़ के शादी वादी न कर दे। तो वो था। और क्राइम जो है अपने पीक पे हुआ करता जनता था। को थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि मैंने भी इंसिडेंट सुने हैं पुराने, कभी मतलब 20-20 साल पहले के कोई गया गांव और ना ना, उसको बीस लड़की बीस वालों ने साल किडनैप पुराना करके नहीं। जो है। 20 साल नहीं, ये तो मैं बहुत रिसेंटली अब ये जाके खत्म हुआ है, 5 साल 7 साल पहले। ओ अच्छा। और अभी भी होता है, अभी भी छिटपुट तो होता ही रहता है। नहीं बताइए, जनता बहुत लोगों को उसमें नहीं। पकड़ा मतलब हो गया पकड़ना, पकड़ के शादी कर देना किसी की। और ये ऐसा नहीं है कि रैंडम लड़के को पकड़ लिया जाएगा, नहीं, उसका पूरा एक स्टडी किया जाता था, ये लड़का कौन है, अगर हम इसको उठाते हैं तो इसका परिवार जो है बैकलैश कितना करेगा, कितना करने में सक्षम है। और लड़की जो है उसके उसके फैमिली वाले जो है लगातार अलग अलग तरीके से पूछते रहते थे, पता करते रहते, ये कब आता है, कहाँ आता है, किधर जाता है। कई मामलों में ये भी होता था कि लड़की है, गरीब है, इस कारण उसकी शादी नहीं हो रही है। और दहेज जानते हैं कितना बड़ा कोड है हमारे समाज का। तो उस कारण से अच्छी लड़कियों की, पढ़ी लिखी लड़कियों की, जो सुंदर है देखने में भी, सुंदरता भी एक पैमाना होता है शादी में दुर्भाग्य से। तो मतलब फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, तो उसको लेके ऐसा नहीं कि कोई ऐब है उसमें इस तरह से, लेकिन शादी गरीब घर में पैदा हुई तो नहीं हो पा रही। या उन इलाकों से है, जैसे हमारी तरफ दो तरह के इलाके होते हैं, दियारा क्षेत्र होता है जो नदी के किनारे के बेल्ट होते हैं, तो वो शहर से डिस्कनेक्टेड होते हैं। अब तो सड़कें बन रही हैं, लेकिन वो पहले कटे होते थे, तो वो हाईली, मतलब आप ऑलमोस्ट आप सोच लीजिए जैसे ट्राइबल लैंड होता है, जंगल, तो उसी का एक इक्विवेलेंट आप गांव बना दीजिए कि वहां गांव अपना एक इंडिपेंडेंट यूनिट टाइप से बिहेव करता है कि बेयर मिनिमम। वहां आपको पता है कि मैं एक सर्वे कर रहा था कि अ, आप लोग किस तरह का मीडिया का इस्तेमाल करते हैं खबरों को जानने के लिए, तो मुझे लगा रेडियो सुनते होंगे लोग। बोले, नहीं, रेडियो का बैटरी कहाँ से है, मतलब बैटरी के पैसे के लिए लोगों के पास नहीं है, धन उतना नहीं है कि उसको सेट असाइड करें। तो उस तरह के गांव की जो लड़कियां, उनकी शादी नहीं हो रही है। तो कई बार क्या होता था कि लड़के भी निकम्मे तो बहुत है ना, टहल रहे हैं बिना काम का, तो ये भी खाली टहल रहे हैं, ये भी खाली है। तो लड़के को बोल दिया कि शादी वादी करोगे तो परिवार को मत बताना। तो कई बार लड़के के मेल मिलाप से जो है उसको एक दिन उठाया जाता, शादी करके अगले दिन बहू के साथ जो है उसके घर पहुंचा दिया जाता था। और कई बार ये होता था कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको बहलाने का मतलब आपको समझाया जा रहा है कि कर लो, लेकिन आप राजी नहीं हो रहे, तो फिर आपकी किडनैपिंग होती थी प्रॉपर। और आपकी जब किडनैपिंग हो रही है ना, तो सिर्फ आपकी नहीं होती है, उसका प्लान बी होता है, प्लान सी होता है, दो और लड़के स्टैंड बाय मोड पे रहते हैं कि आज शादी के लिए बैंड बाजा लग गया है, सब कुछ हो रहा है, तैयारी हो रही है, एक लड़का भाग जाएगा, दूसरे को बिठाया जाए। इतना बहुत ही इलेबोरेट चीज है ये, समझे। तो उठाया जाएगा आपको, और आप वही फिर उसमें कुछ जो है सालों से चली आ रही परंपराएं हैं कि लड़का भागना कैसे चाहता है कि बीच शादी में आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं तो आपको एक रूम में ले जाएगा, ब्रूटली मारेगा, बहुत मारेगा बुरी तरह से, उसका मुंह ढक देता है मोर से, मोर जो पहनाया जाता है। और किसी को दिख नहीं रहा है कि मुंह फूटा हुआ है, खून भरा है, कुछ नहीं, बिठा शादी कर दिया, फोटो ले लिया, अग्नि के फेरे ले रहे हैं, फोटो हो गया, साक्षी मतलब आपके सबूत जो बना दिए गए, और उसके बाद आपको फिर तो लीगली देख लेंगे वो लोग आपको। इस तरह से होता है कि आपकी आधी जमीन तो ऐसे भी चली जाएगी। एक ये तरीका है। दूसरा है कि आप समझदार हैं थोड़े से, तो मेरे मामा जी के साथ ही एक्चुअली हुआ था। वो अपने एक दोस्त के यहाँ मतलब भाभी से मिलने गए थे, उनके मतलब चचेरे भाई जो होते हैं ना गांव में, 2-3 घर छोड़ के इस टाइप से गए उनके यहाँ मिलने के लिए। तो वहां पे गए और उनको बुलाया गया था एक्चुअली मिलने के लिए। तो वहां पे गए, पूरा देखे शादी वादी का पूरा माहौल बना हुआ है,
तो मेरे मामा जी एक बुजुर्ग महिला थे, उनसे पूछे कि किसकी शादी हो रही है। बोला अरे उस लड़की की। तो बोले किसके साथ? अरे नहीं पता है, तुम्हारे साथ हो रही है। तो मेरे मामा जी का दिमाग ठनका, कह रहे ये क्या हो रहा है। और फिर आप सोचिए कि वो घर इतना गरीब था कि मोर का पैसा जो होता है मेरे मामा जी को ही देना पड़ा। वो समझ गए कि या तो पीटेंगे बुरी तरह से, मार के फेंक देंगे, या कुछ भी हो सकता है, इवन अगर आप नोन है फिर भी। तो सोचे कि भाग्य के सहारे छोड़ दिया जाए, जहां तक खींचेगा खींचते हैं, उसका देखेंगे। ही गेव इन एंड ही सैट थ्रू ऑल द प्रिपरेशन। शादी हो रही है, बीच में फिर एक क्लासिक है कि मुझे जो है टॉयलेट आ रहा है, तो आई नीड टू गो एंड रिलीव माई सेल्फ। तो इनको लगा कि नहीं, लड़का कॉपरेट कर ही रहा है, और लड़के की भी शादी नहीं हो रही थी काफी समय से, मेरे मामा जी की भी, क्योंकि उनके बड़े भाई की नहीं, वो करना नहीं चाह रहे थे, जो भी है। तो वो उनको जो है थोड़ा लाइटली लिया। और मेरे मामा जी, आप विश्वास नहीं करोगे, 10 उंगलियों में वो जो नेल पॉलिश लगता है, और पैर में भी नेल पॉलिश लगा हुआ, लुंगी और गंजी में वो आदमी खेत में 20 किलोमीटर दौड़ते हुए भागे। और खेत में बारिश हुई थी, हमारे तक केवाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी जो बहुत सख्त होती है, अगर बारिश में चले दौड़ नहीं पाए। और उनको इधर बुलेट से लोग जो है दौड़ा लिए, किसी तरह ही सरवाइव। और मेरे घर पे पहुंचे अपनी बात के यहाँ। मेरी माँ पूरा और पागल हो रही थी, अरे शादी हो रही थी, कर लेते, बड़े भाई चक्कर में कब तक बैठे रहोगे। तो ये होता है पकड़ा ब्याह। ऐसे ही मेरे घर के बगल में एक घर है। वो एक दिन अचानक से आई शाम में, और मेरे पापा से पूछने लगी कि मड़वा जो होता है, मंडप, उसमें कौन सा बांस लगता है। तो मेरे पापा, हम पूछे कि इतनी रात को, मतलब शाम के 7-8 बज रहे थे, अंधेरा था पूरा। हम बोले कि अभी को बांस का क्या जरूरत है। बोला अरे बेटी का शादी करना है। हमने बताया नहीं यार तुम। बोले नहीं नहीं, लड़का अभी अरेंज हुआ है ना, तो भी लड़का अरेंज हुआ है। तो तो उसकी शादी हो रही है। उसमें था कि लड़का पहले से ही तैयार था, तो ही वॉज टॉक्ड और कन्विंस्ड, और दोनों लीगल एज के थे। तो ये होता है पकड़ा हुआ विवाह, जो होता है ये बाप रे। होता है। मैंने पहली बार इतना डिटेल में सुना है। हाँ, नहीं, लोग समझते हैं कि इट इज बेसिकली मैरिज ऑफ ए बॉय हु हैज बीन किडनैप। नहीं, उसमें बहुत सारे नुआंसेज और लेयर। न्यूएंसेस हैं। मुझे लगता है कि उसमें एक मूवी बननी चाहिए इसके ऊपर, अगर नहीं बनी है तो। परहैप्स आयुष्मान खुराना कैन एक्ट। हाँ हाँ हाँ। लेकिन लेकिन जो वापस इस पे आते हैं कि ये जो हम्म, पलायन की समस्या है, हाँ। अधिकतर जो समाज में डिस्कोर्स होता है कि दिस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड दिस मेन नॉट इविल, आजकल तो चली गया है, जो वो कल्चर टाइप पर चल गया है। हम्म। जो इन इलाकों की जो मेल पॉपुलेशन है, जो अपनी हम्म, सोसाइटी से अप्रूटेड होती है, दूसरी जगह पे जाती है, वहाँ पे काम करती है, पैसे घर भेजती है, उनका जो, जैसे कि उनकी उनकी सोशोलॉजिकल स्टडी मैंने कहीं देखी नहीं है कि इतनी हम्म। बड़ी आबादी है जो माइग्रेंट्स की है, चाहे वो क्या कहते हैं मजदूर वर्ग हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले हो, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है। तो उनका क्या अनुभव रहता है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है? हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि मेरे गांव से बहुत लोग गए हैं, और एजुकेशन चूंकि है नहीं, तो मेरी उम्र के जितने बच्चे थे और मुझसे 10 साल छोटे जितने होंगे, वो जब मैं गांव गया 10 साल पहले, 12 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो पूरे गांव के हर घर से मेरा जितना बैचमेट था, वो सब पता चला कहाँ है। तो कोई बोला जामनगर में रिफाइनरी में काम करने गया है, कोई जो है किसी और रिफाइनरी में, कोई कहीं पे सड़क बन रही है उसमें काम करने के लिए गया। और फिर एक और थे, उनके बारे में पता चला कि रिक्शा चलाते हैं कहीं पे, वो मेरे चाचा लगेंगे। तो मैंने पता किया कि भाई लाइफस्टाइल क्या है इन लोगों की। लाइफस्टाइल ये होती है कि 10 बाय 10 का एक कमरा होगा कहीं बुरारी में, या नजफगढ़ में, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, या गाजियाबाद में, और उसमें शिफ्टों में लोग सोते हैं। और आप अगर ऐसे सो रहे हैं तो आप ऐसे मुड़ नहीं सकते, करवट नहीं ले सकते, इस तरह की हालत। स्टोव रहेगा, या गैस का सिंगल बर्नर वाला चूल्हा रहता है, या फिर रास्ते में वही वो 10 रुपये में छोले चावल या कढ़ी चावल इस तरह से खाते हैं। तो ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और इस तरह के जो वो कल्चर वाले शब्द होते हैं,
वो कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं। इनके पास सर्वाइवल, और वो भी सर्वाइवल भी बेयरली सर्वाइवल। ये लोग आप जब मिलेंगे, और जब मैं जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा कि वो पंप मार के पानी जो देते हैं 50 पैसे गिलास, या शायद अब 1 रुपया या 2 रुपया हो गया है। उससे मैं ऐसे ही बात कर रहा था, मैंने बोला कि बच्चे बच्चे आपके कहाँ हैं, तो बोला कि सर मैं काफी समय से यहाँ पे काम कर रहा था, अभी थोड़ा कुछ पैसा जमा किया है। और मैंने बोला पैसा कितना बचता है जो कितना तुम जमा करते हो, क्योंकि आप अपने स्तर से देखने लगते हैं। मैं ठीक है, मैं किसी तरह का स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं करता, फिर भी इंटरनेट में मेरा जो है 1,000-2,000 रुपया जाएगा घर के मेंटेनेंस में, और बिना काम के 75 चीजें होती है। जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल ऊपर जाता है, बिना काम के खर्च आते हैं। तो उस नजरिए से आप देखते, फिर वो बोलने लगा कि सर इतने रुपए हमारे, मान लीजिए कि 10 रुपया का कढ़ी चावल सुबह हम खाया, 10 का रात में, तो 20 रुपया, 600 रुपया में खाना हो गया हमारा। और रहने के लिए जो कहीं पे रहता है तो शेयर्ड एकोमोडेशन है, उसमें 500 रुपया उसका आ रहा है। तो अगर वो 4,000-5,000 रुपया भी बचा ले रहा है, तो वो पाइल अप करके धीरे धीरे एक ठीक अमाउंट हो जाता है। तो उसने बोला कि हाँ बेटे को मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े। मैंने बोला कि क्या दिक्कत क्या है, बिहार में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? तो बताया कि बिहार में स्कूल कहाँ है। और वो सही था। अब स्कूल की बिल्डिंग्स बनी है, लेकिन शिक्षकों को बिहार में पैसे नहीं देते। शिक्षा तो इतना मतलब बेकारी की हालत में, वो एक अलग ही मुद्दा है उस पर डिस्कस करने के लिए। तो बेसिकली एस्पिरेशंस जो है उनके होते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि हम एक लग्जरियस लाइफ जिए। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है ना, वही काम ना करें जो वो कर रहे हैं। उनके ऐसा नहीं है कि जो काम लोग कर रहे हैं, रिक्शा चलाना या फिर ये सारे जॉब जो है, उसको मैं जो है नीची निगाह से देखता हूं, नहीं। बट 99% ऑफ टाइम इट इज नॉट अ फन जॉब। कोई मजबूरी में, व्यवस्था में करता है, वो कोई भी रिक्शा नहीं खींचना चाहता है। हाँ, बिजनेस करना है आपका तो ई रिक्शा फिर भी ठीक है, जिसमें ह्यूमन लेबर एज सच नहीं है उस तरह का। मुझे तो लगता है कि रिक्शा उक्सा जो पैडल वाला, वो सब हटवा देना चाहिए, जो भी है। तो वो नहीं चाहता है कि उसी तरह का उसका बच्चा शिक्षित हो और कुछ और स्किल्ड काम करे उस तरह का। तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं है, और कुछ लोग अपने परिवार वालों को भी साथ लेके आते हैं। बट मैं उन लोगों से भी मिला हूँ। अब बंगाल में जैसे अभी मैं गया था, तो वहाँ एक जूट मिल का इलाका है, वहाँ जूट मिल काफी हुआ करते थे। वहाँ पूरी की पूरी कॉलोनीज हैं, और उन कॉलोनीज में लेबरर्स के लिए वहाँ पे सिंगल रूम का एकोमोडेशन है। और उसी सिंगल रूम में 30-30 साल से, 40-40 साल से दो दो जनरेशन जो है आ चुकी है, जा चुकी, इस टाइप का। वहां पे अंग्रेजों ने जो कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए थे, अभी तक वही है। उसी में वो लोग जाते हैं, मर्द जनाना ऐसे करके लिखा हुआ था, तो इस तरह का। तो ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं ना कि सोशियोलॉजिकल स्टडीज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और लेकिन वही है कि इन स्टडीज का फिर होगा क्या? क्योंकि भारत में पीएचडी की नौटंकी जिस हिसाब से होती है, मतलब पीएचडी लोग क्यों करते हैं? पीएचडी करते हैं कि आप कोई चीज शोध कर रहे हैं ना, शोधार्थी हैं आप, चाहे साइंस में करो, ह्यूमैनिटीज में करो। ह्यूमैनिटीज में करो तो पॉलिसी लेवल पे कहीं पे जाके वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। समबडी मस्ट टेक नोट ऑफ इट। चाहे वो यूनिवर्सिटी आगे बढ़ाए उस चीज को, या यूजीसी बढ़ाए, या सरकार वैसे लोग खोजे। तो वो सिस्टम है नहीं। तो स्टडी होके भी क्या करेंगे? स्टडी होके यही होगा कि हम और आप डिस्कस करेंगे कि कितनी खराब सिचुएशन है। इसके बियॉन्ड जो है या फिर और लोग जानेंगे तो हो सकता है कुछ हो, बट आई डोंट सी एनी होप। ये बात सही है। भारत में पीएचडी केवल एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए की जाती है, ताकि फॉर्म भर सकें, आप टिक मार बस सकें। बस। लेकिन अभी तक हमने बात की जो माइग्रेंट्स हैं, जो थोड़े क्या कहते हैं, मजदूर वर्ग जिसको बोल सकते हैं broadly। लेकिन मिडिल क्लास में भी बहुत सारे माइग्रेंट्स होते हैं। तो उनकी अगर मिडिल क्लास की बात करें इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे ऐसा क्यों है कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है? ऐसा क्यों है कि यहाँ के जो एजुकेटेड यूथ भी है, उसमें इतनी बेरोजगारी क्यों है? क्या देखिए अब सोशल सोशल कॉन्स्ट्रेंट है, फैमिली कॉन्स्ट्रेंट है, कि आप कुछ और काम करेंगे तो वो बेहतर नहीं है, आपको सबको एक तैयारी करनी है, कोई सरकारी नौकरी ले लेनी है? नहीं, वो एक एस्पेक्ट है ही, जिसे मैं इस उत्तर के दूसरे हिस्से में बताऊंगा। पहले
एक मध्यम व्यायोग नाम का एक भास का एक नाटक है कि मंझला जो होता है, बीच वाला बच्चा, वो इग्नोर्ड टाइप का होता है। आप देखिए कि राम बड़े थे, लक्ष्मण बीच के थे, बिना काम का आदमी वो जो वन में जो है वो भटकते रहे, उनको नहीं जाना था ना। ठीक है, आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज ब्रदर ही वेंट, बट कैकेयी ने तो नहीं मांगा था कि लक्ष्मण को भी वनवास दे दो इस टाइप। ही वेंट। हो सकता है वो जो भी है उसका, लोग जो है इसको तीसरे कंटेक्स्ट में ले जाएंगे, इसलिए मैं उस पर ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा। बकासुर जो था महाभारत में, उसको मारने कौन गया? भीम गया, बिचला बच्चा। युधिष्ठिर नहीं गए, सबसे छोटा वाला नहीं गया, भीम जाता है उसको मारने के लिए। तो मध्यम क्लास जो है ना, वही है कि या तो देखिए, रिस्क, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रिस्क चाहिए, और रिस्क लेने की क्षमता उसी के पास होती है जिसके पास या तो अथाह पैसा हो, या जिसके पास ही और शी हैज नथिंग टू लूज। मिडिल क्लास में क्या होता है कि एक तो ये बेचारे जितना कमाते हैं वो, उनको अपना टैक्स भी कैसे इधर उधर एलोकेट करके बचाना है वो भी नहीं पता होता है। वो इसी वहां में कि यार इस बार बजट में हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। हर साल मिडिल क्लास का यही रोना है, बजट में इग्नोर किया गया मध्यम वर्ग को, इसी रोने में रहते हैं। मिडिल क्लास हमेशा एक सेटल्ड लाइफ खोजता है, और बिहार में ये आपको दिखेगा, यूपी में आपको दिखेगा। मेरे अपने पिताजी, मैं कभी भी सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ के और कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता। मैं ये शुरू से क्लियर था। टीचिंग कम्स वेरी नेचुरली टू मी, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, मैं बीच में पढ़ाता था एंड आई रियली एंजॉयड इट। तो मैं सिर्फ सरकारी नौकरी अगर मुझे करनी है, मैं टीचिंग करूंगा, उसके अलावा और नहीं करना। पापा कहते थे कि नहीं, सरकारी नौकरी में चपरासी भी बनो तो सरकारी बनना चाहिए आदमी। और ये एटीट्यूड रैम्पेंट है। आप बिहार में देखिए, एक दहेज का एक चार्ट आता है, दहेज वालों का एक, सुना होगा या देखा होगा कहीं कहीं पे। दुर्भाग्य से वो सही है कि आपका यूपीएससी निकल गया तो 5 करोड़ से आपकी मतलब बोली लगेगी। उसके बाद फिर पीसीएस में है तो वो शायद 1 करोड़ पे आ जाएगा। बैंक पीओ है तो 30 लाख है। बैंक पीओ भी सरकारी बैंक में तो 32 या 35 चला जाएगा। उसके बाद फिर इंजीनियर है किसी टीसीएस फलाना में तो 25 लाख 20 लाख पे आएगा। मतलब इस तरह के लेवल्स बने हुए हैं। तो सरकारी नौकरी का जो है ना, उसमें चपरासी भी जो है ना वो इक्वेट कर जाता है बैंक पीओ। समझ रहे हैं बात? एक एक टीचर जो है प्राथमिक स्कूल का, वो भी जो है 25 लाख। तो दो तीन चीजें हैं इसमें, मतलब इट इज, ये सिर्फ मतलब एक बात नहीं इसमें, वही इट इज ऑल्सो लेयर्ड। तो जब इस तरह के मतलब आपका पूरा का पूरा लक्ष्य, बचपन से आप पैदा हुए और दहेज लेना आपका लक्ष्य जब हो जाता है, तब फिर आप प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते हैं, तब फिर आप दुकानदारी नहीं करना चाहेंगे। और बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को दुकानदारी करके ही ट्रीट किया जाता है। स्टार्टअप का कोई कल्चर इंडिया में नहीं है। हम या तो कॉपी करते हैं, चीजों को कॉपी करते हैं। आप इनोवेशन के नाम पे, कू ऐप क्या है? ट्विटर का आपने ट्यूटर बना दिया। कू जो है पक्षी की आवाज है, कू, तो उसने कू बनाया और कितना चल गया। दैट इज नॉट इनोवेशन। तो इस तरह की चीजों को, और आप उसी को सेलिब्रेट करते हैं। हम बेसिकली जुगाड़ को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप उस कारण से भी नहीं आता क्योंकि आपके स्कूल के करिकुलम में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। वहां पे हम लोग 12th में भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर और ट्रैफिक लाइट और एफएम रेडियो, यही सब, या फिर एलईडी लाइट जो है लाल हरी होती रहती है, वही बनता है। जब आप एक सर्किट बोर्ड पे दिमाग नहीं लगाने देना चाहते हैं बच्चों, स्कूल के प्रोजेक्ट में आप उसको तैयार नहीं करना चाहते हैं, वो 12th के बाद अचानक कैसे एंटरप्रेन्योर बन जाएगा भाई? आप आईआईटी में ठीक है, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं फलाना ढिमका, उसमें भी आपके आईआईटी ने कितने पेटेंट फाइल किए हैं? आप वर्ल्ड में, और आप ये बात अच्छी तरह जानते हुए कि चाइनीज यूनिवर्सिटी कितना पेटेंट फाइल करती है, यूएस यूनिवर्सिटीज कितना फाइल करती है, और हम भारत वाले जो है कहाँ पे? इंडियंस का पेटेंट फाइलिंग भी आप अगर देखेंगे, खास करके फिजिक्स और ये मैकेनिक्स और ये सब वाले में, आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज बीन डन बाय एमआईटी और समवेयर, उसको ये लोग रेप्लिकेट करके इंडिया में पेटेंट फाइल करते हैं।
तो एक तो लैक ऑफ वो भी है, मतलब विचार उस तरह का नहीं, थॉट प्रोसेस उस तरह का नहीं है कि हम इनोवेट कर सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल भी नहीं है हमारे अंदर, नहीं, पोटेंशियल है, लेकिन हनुमान को जब याद दिलाया गया तब वो जो है समुद्र लांघते हैं। तो ये याद दिलाने वाली बात जो है ना, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसको करिकुलम में आप एनईपी में डाल रहे हैं, देखते हैं कि एनईपी किस तरह से जो है एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। और दूसरी बात आपने सही बोली कि पेरेंट्स जो है दे डोंट वांट यू टू टेक रिस्क। वो अपने बच्चे की क्षमता जानते हैं, फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि तुम रिस्क लो। उसका एक कारण है, क्योंकि उन्होंने जिस बुरे दौर को देखा है ना, लालू का, मायावती का, मुलायम का दौर, उस दौर को देखने के बाद कोई भी सेन माइंड जो होगा ना, वो नहीं बोलेगा कि तुम जो है सब चीज छोड़ के एक सेट पैटर्न पे तुम्हारी लाइफ जा रही है और तुम जो है कि नहीं, अब जो है मैं बिहार के पार्किंग इशू को सॉल्व कर दूंगा और यहाँ पे अब ओला और उबर चलेगा। ये आप नहीं कर सकते हैं। तो फैमिली बैकिंग नहीं मिलेगी, तो फैमिली ही इंडिविजुअल यूनिट से सोसाइटी क्रिएट करती है, सोसाइटी से राज्य बनता है, और फिर राज्य की एक सामूहिक वैचारिक व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, उसको ऑलमोस्ट एक मतलब रेलीगेटेड तरह का थॉट माना जाता है कि ये बेकार के काम क्यों कर रहे हो यार, परीक्षा दो, भरो, फॉर्म वॉर्म भरो, कुछ ढंग का हो ही जाएगा। और उसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग देखते हैं, आप इलाहाबाद चले जाइए या मुखर्जी नगर चले जाइए, लाखों लाखों लोग फॉर्म भर रहे होते हैं, होना तो कुछ हजार का ही होता है। चाहे आप कितनी मेहनत कर लीजिए, कोई कितनी मेहनत कर ले, होना तो कुछ हजार का है, केवल 1-2% का सिलेक्शन होना है, बाकी लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। इसको हम लोग देखते हैं, फिर बाद में को रियलाइज होता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन या कुछ करियर बचा नहीं है। लेकिन आपने बात की अभी थोड़ा यूपी और बिहार की बात की, जैसे कि मुलायम, लालू, मायावती की बात की, तो यूपी में हम देखते हैं कि फिर भी थोड़ा एक चेंज आया है। उसका एक कारण है कि दिल्ली के करीब है, तो थोड़ा उसका एक पुल फैक्टर है। लेकिन अगर दोनों की पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की जाए, पॉलिटिक्स की बात की जाए, तो उसमें क्या चेंज दिखता है? क्योंकि दोनों ही एक फेज से गुजरे हैं, एक ही जैसी ट्रेजेक्ट्री काफी हद तक रही है, हालांकि इसमें डिफरेंसेस काफी रहेंगे, डिटेल्स काफी रहेंगे, लेकिन आप आज की तारीख में दोनों में क्या अंतर देखते हैं? आज देखिए, यहाँ पे योगी जी हैं, और मतलब आप पिछले बार जब हम लोग बात कर रहे थे डू पॉलिटिक्स पे, आपने एक अच्छी बात बताई थी कि वेल्थ क्रिएशन क्यों आवश्यक है, मतलब देश के मतलब हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ और वेलनेस के लिए वेल्थ क्रिएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिहार में और यूपी में क्या हुआ कि योगी जी अभी आए हैं, तो उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया है कि इकोनॉमिकली जब तक इंप्रूव हम नहीं करेंगे तो वो ट्रांसलेट नहीं करेगा अदर वॉक्स ऑफ लाइफ में। तुम अगर लोगों की वो डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड की बात जो राइट टू लाइफ में होती है हमारे संविधान में, उसको डिसेंट नहीं बनाओगे, और उस डिसेंसी का भी लेवल हर 5 साल में रिवाइव होना चाहिए, सेव नहीं रहना चाहिए। कल तक रोटी कपड़ा मकान हमारी जरूरत थी, बट अब बिजली, इंटरनेट और गैस चूल्हा, ये हमारी अब बेसिक रिक्वायरमेंट है। आगे जो वो भी टॉप अप करके हुआ कि नहीं, हर एक आदमी के पास बीमा होना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, उसके घर तक सड़क पक्की आनी चाहिए, उसके पास हो सकता है एक व्हीकल हो, इस तरह की चीजें, उसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे, ये सब बेसिक नेसेसिटी जो है एडअप होती जानी चाहिए। तो उस चीज को करने के लिए आप हमेशा केंद्र से सहायता पे तो निर्भर रह नहीं सकते हैं। आपको अपने राज्य में ही जो संसाधन है उन्हीं में से खेलना पड़ेगा, उन्हीं में से। या तो आप कुछ नहीं बना सकते, दिमाग वाले लोग है ना, तो आप उनको जो है पुश करो, आप माइक्रोसॉफ्ट को बुलाओ, बोलो हमारे इंजीनियर्स हायर करो। मैंने मोदी जी का एक सुना था, गुजरात में वो क्या क्या करते थे कि कोई एक केमिकल प्लांट के लिए उन्होंने अगर अप्रूवल दिया है कि आप यहाँ बनाए, तो वो उसके सीईओ को बुला के अपने एक यूनिवर्सिटी के चांसलर को या वाइस चांसलर को बुला के बोलते थे कि आप बताइए कि आप केमिकल फैक्ट्री जो लगाएंगे 5 साल आपको लगेगा बनाने में, तो उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह के इंजीनियर्स की होगी। तो वो बताते थे ऐसे ऐसे, तो बोलते थे कि आप कोर्स बताइए डिजाइन करके, और यो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा और आपके लिए वर्क फोर्स तैयार रहे। तो उस तरह की चीजें जो है वो गुजरात में बड़े अच्छे से चली। वही अब जो है योगी जी करना चाह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि यूपी के बहुत बच्चे मतलब सैटेलाइट सिटीज में होते हुए भी वहां जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए।
वो इनेबल होंगे, या बाकी लोग ही अगर आके नोएडा में सेटल कर रहे हैं, तो वी आर एडिंग द इकोनॉमी इन मल्टीपल वेज। आई एम पेइंग रेंट, मैं जो है सामान खरीदता हूँ, मैं डोमेस्टिक हेल्प का यूज करता हूँ, तो इस तरह से होता है। तो 2017 से यूपी जो है, आप देखें ना कि बीमारू राज्य में यूपी हुआ करता था, एंड नाउ यूपी जो है जीडीपी कंट्रीब्यूशन में कहाँ चला गया, शायद 2 नंबर पे आ गया। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया था, महाराष्ट्र कर्नाटक का। तो सिर्फ और सिर्फ एक डिसाइसिव लीडरशिप से इतना बड़ा चेंज आ सकता था कि आप लोएस्ट रंग ऑफ द अमंग द 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थे, और आप जो है नंबर 2 पे आ गए। बिहार में मैं बता रहा हूं कि हमने बौद्ध धर्म को जन्म दिया, जैन धर्म को जन्म दिया, सिखों की पावन स्थली जो गुरु गोविंद सिंह, वो हमारे यहाँ के हैं, पटना साहिब के। भारत का सबसे बड़ा एम्पायर जितना हुआ है, सबकी राजधानी पाटलिपुत्र रही है। हमारे पास पर्यटन के, तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि पर्यटन का इतना स्कोप है ना। बोध गया आप जाएंगे तो आपकी छाती फट जाएगी, अगर आप मतलब भारतीय कल्चर और इसमें विश्वास रखते हैं कि इतना डिलैपिडेटेड स्टेट में गया हूं मैं। वहां तक पहुंचना कितना दुष्कर कार्य है, आपको पता होगा। आप शायद टेम्पू में बैठ के गए होंगे, धक 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 के करके जो चलता है, स्टेशन से शायद 20 किलोमीटर अंदर आपको जाना पड़ता है। मैं 2-3 बार गया हूँ, होटल आपको नहीं मिलेगा ढंग का, वहां होटल नहीं है, हाँ, ढंग का होटल नहीं है। और आपको वही मंदिर साफ सुथरा दिखेगा जो अलग अलग देशों ने वहां बनाया। जैसे थाईलैंड वालों का अपना टेम्पल है, कंबोडिया वालों का अपना है, जापान वालों ने अपना बनाया हुआ है, कोरिया वालों का अपना है। महाबोधि टेम्पल का आपने देखा होगा, वो भी ठीक है, वो वेल मेंटेन्ड है, ये मैं बोलता हूँ। बट इनेबलिंग चीज तो दो ना तुम, कनेक्टिविटी कैसी रहेगी, होटल्स होना चाहिए, ये सब चीज। नालंदा आप जाएंगे, नालंदा में आप जब खड़े होंगे, अगर आप गए हैं तो वो इतना मतलब थॉटफुली बनाया गया है। वहाँ के जो हॉस्टल्स हैं कि 32 छोटे छोटे कमरे होंगे, कम्युनिटी किचन होगा, वाद विवाद के लिए एक अलग स्थल बना हुआ है, उसी में कुआं है एक जिससे आप सब पानी निकाल सकते हैं। हर लड़के के लिए या बच्चे के लिए जो है एक बेड जो है दीवार से लगा हुआ, उसमें घास उगी हुई 8 फीट की। वहां पे खड़े होकर इतना गौरव महसूस होता है। मैं ताजमहल भी देखा है, मैंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की भी ग्रैंडियोर जो होता है उसको भी मैंने एब्जॉर्ब किया। वहां खड़ा होना एक अलग, आपको सही में कि ह्यूमन इंजीनियरिंग जो है वो किस लेवल की है। और जब आप नालंदा में आते हैं तो वो ह्यूमन थॉट प्रोसेस का वो पिनेकल है। यू विल मार्वल एट द फैक्ट कि यार 10,000 स्टूडेंट ऑन कैंपस रहा करते थे उस समय में, जब बाकी जगह जो है भाषा का इजाद तक नहीं हुआ था। एंग्लो सेक्सन वॉर्स लड़ी जा रही थी और वो लोग जो है आपस में मार काट करके क्रूसेड खेल रहे थे। और वो बर्बादी में तो पर्यटन एक है जिसमें ये अच्छा कर सकते हैं। दूसरा और भी चीजें हैं, जैसे मिथिला का रीजन है, वहां पे बाढ़ आती है, मछली पालन आप क्यों नहीं करवाते वहां पे, मत्स्य पालन का, ये सब का बहुत बड़ा स्कोप है। एग्रीकल्चरल इतना फर्टाइल लैंड है, उसको ढंग से कि जितनी जरूरत है उसी तरह की फसलें उगाई जाए, ये सब। और फिर आप क्राइम जो ही रिमूव करोगे ना, तो योगी के राज में कैसे आने लगा भाई माइक्रोसॉफ्ट और बाकी कंपनियां, शाओमी और सैमसंग कैसे यूनिट्स लगा रहा है? क्योंकि योगी ने दिखाया द विलिंगनेस टू ट्रैम्पल ऑन द क्राइम, उसको जो है एकदम क्राइम को बंद करवा देना जो बुरी तरह चलता था। बिहार भी ये कर सकता है। ये चीजें नहीं होगी क्राइम जब तक आप नहीं करोगे। दुर्भाग्य से यही हुआ कि लालू के जाने के बाद पहले 2.5 साल नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया काम किया, और उसके बाद के ये जो अगले 2.5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, और अब ये जो 6 महीने बीते हैं, वो मतलब इट इज नो बेटर देन लालू, वो सेम लेवल पे। और हम लोग, आप पटना जाएंगे तो मूड खराब हो जाएगा आपका। जो ही एयरपोर्ट से आप निकल के सिटी में घुसेंगे, कचरा है, सड़कें टूटी हुई हैं, कंजेशन है बिना काम का। ठीक है, पटना वालों को लगता होगा वो 5th मेट्रो में रहते हैं, पता नहीं किस हिसाब से वो 5th मेट्रो कहते हैं पटना को, बट इट इज अ शिट होल।
मैं जब पहली पटना बार बहुत, पटना गया था तो मेरे को शौक लगा था कि ये कैपिटल सिटी है, कि ये ओवरग्रोन बहुत बड़ा अर्बन स्लम है। और मैं हाँ, करीब गया था 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसके बाद फिर जाना हुआ 1-2 बार, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं दिखा। कोई कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने पटना का जो जंक्शन है उसको बड़ा बढ़िया सजा दिया है। दैट इज द ओनली क्रेडिट दे कैन टेक, बट अदर देन दैट मतलब बिहार में कुछ खास हुआ नहीं है। मतलब लगता है कि कुछ खास करना नहीं चाहते ये लोग, हम्म। हमेशा रोते रहेंगे कि हमारे पास फंड नहीं है। फंड नहीं है तो क्रिएट करो फंड यार। ये देयर आर आपने वेज टू डू दैट। ये आपने बहुत सही बात बोली कि ऐसा लगता है कि कुछ करना नहीं चाहते हैं। और ये बात मैं नोटिस करता हूँ पूरे इस इलाके में, ये जो पूरा गंगा का पूरा जो मैदान है, कि यहाँ पे आप पत्रकारों की ही बात कर लें या पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की बात कर लें, सब समाजवादी टाइप की बातें करते हैं। हिंदी पत्रकारिता तो लगता है पूरी समाजवाद की चरस सबने पी ली है, उस टाइप की बातें करते हैं। और 24 घंटा बैठ के गुजरात की बुराई करेंगे, सबकी बुराई करेंगे। मतलब गुजरात मॉडल की, अब सोचिए बिहार मॉडल की बड़ाई करेंगे, गुजरात मॉडल की बुराई करेंगे, जबकि आपके यहाँ से हर साल लाखों लाखों लोग जाते हैं भाग के काम करने वहां पे। तो ये जो पब्लिक डिस्कोर्स की जो बात है इस इलाके में, उस पर भी बोलिए, खास तौर पे जो हमारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, हिंदी भाषी में पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, पत्रकार, उनकी क्या समस्या है? उनकी समस्या है कि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी की राह जो है वन वे। उनको चाहिए कि मेरी स्वीकार्यता बढ़े। और स्वीकार्यता कैसे बढ़ेगी? क्योंकि नॉन लेफ्ट वालों का कभी पत्रकारिता पे उस तरह का पकड़ रहा नहीं है, और सोशल मीडिया के आने के बाद से क्या हो गया कि लेफ्ट वालों का वर्चस्व था। तो अगर आप प्रो भाजपा, प्रो आरएसएस, प्रो हिंदुत्व हैं, देन यू विल बी ट्रैश। तुमको एक ही बार में संघी कह के उसके बाद वो सुनते भी नहीं, तो नकार दिए जाते हैं। तो इनको जब लगा कि नहीं, मेरी स्वीकार्यता इसी बात से बनेगी कि मैं किसी भी तरह से मोदी की कोई भी योजना, कुछ भी मोदी ने किया हो, सबको अगर हम ट्रैश टॉक करेंगे, देन आई विल गेट अ सीट एट द, मतलब जो इनकी जो इनर कोटरी है उसमें इनको जो है जगह मिल जाएगी। और मैंने मतलब वही बात है कि हाउ कैन समबडी कंपेयर बिहार टू गुजरात यार? तुम कैसे कर सकते हो यार? और तुम मोदी को बोल रहे हो, मोदी ने ही बिहार में अब जाके इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई है। जो 2 साल से 3 साल से इलेक्ट्रिसिटी अब गांव में भी 20-22 घंटे रहती है, किसने? मोदी ने किया है, नीतीश कुमार ने नहीं किया है। और बिहार या मतलब पूरे भारत के हर गांव में धीरे धीरे पहुंच रही है, वो 24 आवर हो जाएगा। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, तो वही है कि इज इट रियली इंटेलेक्चुअल या फिर ये बुलशिट डिस्कोर्स है? ये इनको लगता है कि ऐसा कहने से मतलब ये, देखिए जब पत्रकार जब पॉलिटिकल हो जाता है ना, और पॉलिटिकल मतलब थॉट प्रोसेस में रहो तुम, हर एक आदमी को पॉलिटिकल होना चाहिए, बट तुम्हारी पत्रकारिता में वो पॉलिटिक्स नहीं दिखनी चाहिए। जिस लेवल से विकास हुआ है और तुम्हें लगता है कि कहीं पे कमियां हैं, तो वो उसी लेवल से मैग्नीफाई होनी चाहिए। अच्छी बात है कि 99.9% जो है जिले या गांव जो है इलेक्ट्रिफाइड हो गए हैं इस देश के, और 40 मिनट का शो कर रहे हो तो 39 मिनट तुम्हें उसकी बड़ाई करनी होगी, और 1 मिनट तुम बोलोगे कि हाँ 10-20 ऐसे गांव है जहां पे पोल नहीं पहुंचा है, वायर्स नहीं पहुंची या लाइट नहीं। वो प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। 1 मिनट बोला जाता है कि हाँ मोदी तो क्लेम कर रहा है कि 100% हो गया, लेकिन हमने 3 गांव ऐसे निकाले हैं, उसी पे जो है पूरा 40 मिनट का प्रोग्राम जो है कंसंट्रेटेड रहता है। जब इस तरह से आप चलेंगे तो क्या होता है ना कि ठीक है, आपके इंटेलेक्चुअल सर्कल में आपकी स्वीकार्यता है, बट जमीन पे नहीं होगी। और वही कारण है कि मोदी जीत जा रहा है। और सब चीज इनका, हर एक चीज, देखिए गुजरात अगर कांग्रेस द्वारा रूल होता ना, केरल मॉडल की देखिए चर्चा हो रही थी कोरोना के टाइम में, अभी केरल मॉडल की कोई चर्चा नहीं करता। और एक कल किसी ने ट्विटर पे बाइफरकेट ट्राइफरकेट करके इनफैक्ट दिया था कि भाजपा रूल्ड स्टेट की क्या स्थिति है कोरोना फाइट में, नॉन बीजेपी में क्या है और कांग्रेस रूल्ड में क्या है। तो उसमें नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस में उसमें दिख रहा था कि भाजपा सबसे अच्छा कर रही है। और आप देखेंगे कि कभी भी सब ज्यादा कहाँ मरे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तो उस पर चर्चा नहीं। तो वो वही है कि ये लोग एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किए रहते हैं ना कि इन्हीं के द्वारा जो पूरा भारत का डिस्कोर्स जो है चल रहा है। जबकि अंग्रेजी पढ़ने वाले 2% से 10%
मतलब मैक्सिमम सिमट जाते हैं सिग्नेचर करने से लेके और समझने बोलने वाले लोग। और ये लोग सोचते हैं कि पूरे भारत के बिहाफ पे ये लोग बोल रहे हैं। तो बिहार में और यूपी में भी यही नौटंकी हुई है। और कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग जब आपके क्या बोलते हैं सलाहकार बन जाते हैं ना नेताओं के, जो एक्चुअल पावर के पोजीशंस में है, तब वो उनको सलाह दे देंगे कि तुम मोदी अगर तुम्हारे यहाँ पे सड़क बना देगा तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा भाई, तो सड़क बनने मत दो, क्लियरेंस मत दो। इस तरह की नौटंकियां भी होती हैं। नीतीश कुमार को अपने ऊपर लगने लगता है कि नहीं हम चीफ मिनिस्टर हैं, ये अगर ज्यादा हो जाएगा उसकी तरफ से तो मेरा तो नंबर घट जाएगा, मेरा वोट हमको अगले बार मिलेगा कि नहीं। तो इन सब तरह के कंसिडरेशंस जब आने लगते हैं तो फिर आप शायद आपके पास सुधारने के लिए जो है ना सोचने का समय नहीं बचता है। जब आपका इंटेलिजेंसिया या जिस पे आप रिलाय करते हैं डिस्कोर्स बनाने वाले लोग जब इस तरह से बात करने लगते हैं, और ये एकदम नेगेटिव अप्रोच है, ये कोई बढ़िया बात तो है नहीं कि आप जानबूझ करके अपने ही स्टेट को आप गर्त में ढकेलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसी झूठ पे जब आपका व्यापार चल रहा है और दैनिक काम काज आपका उसी पे चलता है, तो आप जो है उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएंगे। नहीं, ये बात सही बोली, इंसेंटिव स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। और मेरा ये मानना है कि इस इलाके में बहुत बड़े समय से कोई मेजर रिलीजियस सोशल मूवमेंट नहीं हुआ है जो पूरी सोसाइटी को जिसको बोलते हैं नया एक थॉट प्रोसेस को जन्म दे। लेकिन नहीं, इस पे एक मोमेंट, मैं ये जो मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं उस पे मैं बोलना चाहूंगा। बिहार ने सिर्फ 1 लाख सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया था, तो बिहार की सरकार गई थी और इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, इमरजेंसी वाला दौर, अगर आपको जेपी मूवमेंट की मैं बात कर। उसके बाद क्या हो ना कि एक मूवमेंट जब होता है और उसके जब रिजल्टेंट आप देखेंगे क्या निकल गया, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, चोर लुक्कर आवारा आदमी सब उससे एक ढंग का नेता निकल के नहीं आया उस आंदोलन से। तो अगले आंदोलन को तैयार होने में फिर 30 साल लग जाते हैं। उसके बाद कौन सा आंदोलन आया राष्ट्रीय स्तर पे डिस्कस हुआ, कौन सा आंदोलन, अन्ना का आंदोलन। उससे देखिए किस तरह का मतलब फैक्ट्री आउटलेट का ये जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट सब जो निकल के आए हैं अरविंद केजरीवाल टाइप के। जब आंदोलन जनता का हृदय तोड़ देते हैं ना इस तरह के रिजल्ट देके, तो जनता किसी भी आंदोलन को ट्रस्ट नहीं करती है। अरविंद केजरीवाल को भूलने में 20 साल और लगेगा, और जब वो 20 साल बीत जाएगा तब कोई आंदोलन चाहे राज्य के स्तर पे या राष्ट्र के स्तर पे आएगी। बिहार में आंदोलन का बहुत बढ़िया मौका था जब बारिश से बिहार में बाढ़ आ गई थी, बारिश से। और बारिश से बाढ़ मतलब ये नहीं कि गंगा नदी उफन के जो है पटना में आ गई, नहीं, गंगा नदी अपने हिसाब से बह रही थी। इन्होंने अंग्रेजों का बनाया हुआ सीवेज सिस्टम में गाद इतनी जमी हुई थी, उसकी डीसिल्टिंग नहीं हुई थी, क्लीन नहीं किया था कि पटना में बारिश से बाढ़ आ गई। आप सोचिए, तो हम ऐसे जगह पे रहते हैं। लेकिन मेरा मतलब सिर्फ राजनीतिक आंदोलन से नहीं था, एक जो सामाजिक और जो रिलीजियस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि भक्ति भी हुआ था 300-400 साल पहले तक, उसका असर था। उस तरीके का कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि पॉलिटिक्स अल्टीमेटली सोसाइटी से ही निकलती है। तो जब तक सोशल चेंज नहीं होता है तब तक अन्ना हजारे जैसे मूवमेंट ही आएंगे जो ऊपर से लिपापोती करने वाली बातें करने वाले लोग होते हैं। बट थैंक यू अजीत जी फॉर टॉकिंग टू अस, एंड बहुत ही वंडरफुल डिस्कशन रहा है। इस तरह के डिस्कशन खासतौर पे इस इलाके पे होने चाहिए। और इतना भी हम लोगों ने थोड़ा बात किया कि थोड़ा होपलेसनेस की बात की है, लेकिन अगर आप डेटा देखें तो 2012 से लेकर 18 तक का जो डेटा है, तो उसमें यूपी बिहार अब बेयर मिनिमम नेसेसिटी के एक्सेस इंडेक्स में लोअर लेवल से मिडिल लेवल पे हैं। सो अब झारखंड, उड़ीसा, बंगाल जैसे अभी भी लोअर लेवल पे हैं, लेकिन एक इम्प्रूवमेंट हुआ है यूपी बिहार में, और पंजाब वगैरह तो अब हायर लेवल पे जा चुके हैं। तो हो सकता है ये पूरी जो बेल्ट है पंजाब से लेके बंगाल तक की जो है ये और ज्यादा विकसित होगी साउथ या पश्चिमी भारत की तरीके से। बट थैंक यू अजीत। थैंक यू। And thank you audience for listening to us. Please subscribe to the channel and join as a member if you like. See you soon.